किसी जमाने में पाटलिपुत्र के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और उसकी खूबसूरत पोती देविका रहती थी। दूर दूर तक देविका के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप और जवानी से खेलना चाहते थे, पर कोई भी देविका से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो नीची जाति की थी। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हमबिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी देविका रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती। वो रोज जंगली बेर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। देविका को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते, पर साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह देविका और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह देविका की राह बाट रही थी। तभी देविका आ गई। कारी, इतना देर कहाँ लगा दिया? दादी, आज कुछ ज्यादा ही काम था और हमरी फिकर न किया कर। काहे न करूं, दिन रात सोचत रहती हूँ कि तेरी शादी कब करूंगी। ये सारे गांव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वो कब तुझे नोच खाए। ओ दादी, इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। चल अभी बता कि कमली अपने ससुराल से आई या नहीं। हाँ हाँ, आ गई, जा मिल ले, पर घर जल्दी आ जाइयो। ठीक है दादी, हम आ जाई। देविका कमली के घर। और कमली कैसी है? अरे देविका, तू आजा, हम तोहरे याद कर रही थी। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। पर ये तो बता कि जीजा जी ने इतने दिन तक आने क्यों नहीं दिया। जा धत। देविका, हम नहीं बताएगी। बोलो न, क्या किया जीजा जी ने? दोनों मुस्कुराने लगी और कुछ देर बाद, तेरे जीजा बड़े जानवर है। पहले तो 2 मटके तारी पी गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, फिर अपने होठों की शराब मेरे होठों पर उतार दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। रात भर वो मुआ कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो न मैं होश में थी न वो। कई दिनों तक तो मैं सांस भी नहीं ले पाई। पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए, मैं फौरन वहां से भाग आई। वो मुआ तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उस मुए के हाथों से बची। ये सब सुनकर देविका हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तो तब तुझे अपनी दादी न याद आई तो मेरा नाम बदल दियो। बातें कई घंटों तक यूं ही चलती रही और फिर देविका कमली से विदा लेकर घर आ गई। उस रात देविका ने खाना बनाया और जो भी रुखा सुखा था खाकर दोनों सो गए। अभी रात के आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर देविका अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वो काफी गहरे नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। ये देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे जैसी बूढ़ी के पास क्या है जो तू मुझे लूटने आया है? ये सुन डाकू बोला कि राजा के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। पर अब मैं थक चुका हूँ भागते भागते, न जाने कब मारा जाऊं। तभी डाकू की नजर दूसरी तरफ गई जहां देविका सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने देविका की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वो कौन है?
बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती देविका है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो रोने लगी कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी पोती को छोड़ दो, तुम कब मर जाओ कौन जाने, क्यों मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो। कुछ देर तक एक शांति सी छा गई। डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं अपनी दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नर्क बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा। और ये बोलते बोलते वो रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब न, हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा। न किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। देविका अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब देविका जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे सुनकर देविका रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर देविका डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और देविका अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने देविका का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू देविका को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आओगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। देविका काफी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। ये डाकू न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। देविका सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडर के सामने आ गए। डाकू न घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और देविका को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी और ललचाई नजरों से देखने लगा। उसने पहले देविका के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी देविका बोली कि आज हमारी सुहाग रात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे देविका के पास रख दी और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। देविका बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों? लो ये पी लो। देविका डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और देविका पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा, पर देविका वहां से हट गई, जिससे डाकू को गुस्सा आ गया और वो देविका से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वो मर गया। देविका ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही देविका मंदिर पहुंच गई।
जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उसने देविका को दिया था वो उसने उस डाकू को पिला दिया। जल्द ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे, पर जब सबकी नजर डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, महाराज मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयान करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और माँ काली का त्रिशूल लेकर इसके सीने में उतार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और देविका को बधाई दी। साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा, जिसे देविका ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही देविका की शादी राजा से हो गई और वो खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ। ये राज तो सिर्फ वो एक रात की दुल्हन ही जानती थी।